सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग सीडीपी। अब हम सीडीपी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये आपका क्वेश्चन पेपर है 2012 जनवरी, ठीक है। सीटेट का ये 2012 जनवरी में ये पेपर हुआ था, आपका लेवल 2 वालों के लिए है, ठीक है। सबसे पहला पोर्शन है इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो विकास होता है उसमें एक तो हेरिडिटी इन्वॉल्व होती है और एक एनवायरनमेंट, इन दोनों का गुणनफल विकास होता है। ये फॉर्मूला किसने दिया था? दिस फॉर्मूला वाज गिवन बाय वुडवर्थ। उन्होंने बोला था कि जितना रोल हेरिडिटी का होता है ना, उतना ही एनवायरनमेंट जो है वो बच्चे के विकास में मदद करता है। अब अगर यहाँ पे पूछा जाए कि जो वातावरणीय कारक है यानी कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं वो विकास को आकार देता है, करेक्ट है, लेकिन किस चीज़ में एनवायरमेंटल फैक्टर का रोल नहीं होता? शिक्षा की गुणात्मकता, शारीरिक गठन, पौष्टिकता की गुणवत्ता और संस्कृति। अब यहाँ पे देखिए कल्चर जो है ना, उसमें आपका एनवायरनमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिपेंड करता है कि आप किस कल्चर बैकग्राउंड से आते हो, आपकी संस्कृति क्या है, कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, हर चीज़ जो है आपकी एजुकेशन पे अफेक्ट करती है। क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें फ़र्क पड़ता है। आपका कल्चरल बैकग्राउंड ये है जिसमें आप ये डिसाइड करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर ही होता है कि कितना पौष्टिक खाना आप लेते हैं। कई पेरेंट्स हैं जिनको एनवायरमेंटल अवेयरनेस होती ही नहीं है कि बच्चे को खाने को क्या देना है क्या नहीं देना। फिजिक्स जो होता है इट्स ऑलवेज डिटरमाइंड बाय बायोलॉजिकल फैक्टर। ये कैसा होता है? जैविक कारक यानी कि हेरिडिटी। फिजिक्स जो होता है उसमें आपकी शारीरिक गठन आता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये आपका एनवायरमेंटल फैक्टर होता है कि आपको किस प्रकार का यानी कि कितनी गुणात्मक तरीके की शिक्षा मिल रही है। कई पेरेंट्स जो होते हैं वो ऑलरेडी इतने एजुकेटेड होते हैं कि बच्चे के लिए एक ऐसा सेटअप तैयार करके रखते हैं जहाँ पे बच्चा प्रॉपर तरीके से अपने एम को अचीव कर सके। तो शिक्षा की गुणात्मकता भी इन्वॉल्व होती है, पौष्टिकता की गुणवत्ता होती है, संस्कृति होती है, लेकिन जो शारीरिक गठन है वो इसका भाग नहीं होता। सो द ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज सीमा लर्न्स एवरी लेसन वेरी क्विकली। जो सीमा है वो तो हर पार्ट को बहुत जल्दी सीखती है, लेकिन लीना उसे सीखने में ज़्यादा टाइम लेती है, बट लीना टेक्स लॉन्गर टू लर्न। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? विकास के अलग अलग सिद्धांत होते हैं। विकास निरंतर होता है यानी कि विकास हैज ए कंटिन्यूटी, विकास कभी खत्म नहीं होता। विकास जन्म से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? मरण तक। आपका विकास पूरी जर्नी में आपकी में होता है। जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट क्या होता है? पहले हम हर चीज़ को जनरलाइज कर देते हैं। जब छोटे हम होते हैं या छोटा बच्चा होता है उसके अकॉर्डिंग हर लेडीज उसकी माँ होती है, हर जेंट्स जो है वो उसके फादर होते हैं। धीरे धीरे उसको ज्ञान होता है, जब वो स्पर्श पहचानता है, टच पहचानता है कि यही मेरी माँ है और यही मेरे फादर हैं, तो वो क्या है? सामान्य से हम विशिष्ट की ओर जाते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर इंसान के अंदर वैयक्तिक विभिन्नता होती है। आप एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हैं, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये दोनों के अंदर क्या होगा? इंडिविजुअल डिफरेंस होगा। हम मान लीजिए 4 सिबलिंग हैं, ठीक है। लेट सपोज किसी भी फैमिली में 4 सिबलिंग है, 4 भाई बहन है, इन चारों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होगा। कोई अग्रेसिव होगा, कोई बहुत पोलाइट होगा, कोई कैसे नेचर का होगा, कोई झूठ बोलता होगा। इट्स कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंस। इंटर रिलेशनशिप, विकास जो है उसमें अंतर संबंध होता है। जो हेरिडिटी होती है और जो एनवायरनमेंट है उसमें अंतर संबंध होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये होगा आपका इंडिविजुअल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि सीमा क्या कर रही है? बहुत क्विकली किसी पार्ट को सीखती है, जबकि लीना क्या कर रही है? उसको लर्न करने में टाइम ले रही है। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था और एक बार किसी एग्जाम में पूछा भी है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो किसी भी लेसन को रोट मेमोराइज करता है यानी कि रटता है, और एक जो है वो कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। दैट ऑल्सो कम्स अंडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। जो विकास है, विकास जो है वो कहाँ से शुरू होता है? द स्टेज ऑफ इन्वेंसी, प्री चाइल्डहुड स्टेज, पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज एंड प्री नेटल स्टेज। विकास में 4 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है आपकी शैशवावस्था जिसे हम इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं, 0 से 6। फिर आती है आपकी बाल्यावस्था, बाल्यावस्था होती है आपकी 6 से 12। फिर आती है आपकी किशोरावस्था, जो किशोरावस्था होती है वो आती है आपकी 12 से 18। और लास्ट आती है आपकी वयस्कावस्था, ये होती है आपकी 18 से ऊपर, ठीक है। अब अगर हम देखें शैशवावस्था 0 से 6, तो इससे पहले भी तो कोई स्टेज होगी ना। पूर्व बाल्यावस्था होती है आपकी 3 से 6। याद रखिएगा, अगर आपको अर्ली चाइल्डहुड स्टेज पूछा जा रहा है या फिर प्री चाइल्डहुड स्टेज पूछा जा रहा है तो इट शुड ऑलवेज बी 3 to 6 ईयर। पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज होती है आपकी 6 से 12, ठीक है।
प्रीनेटल स्टेज जो होती है यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था, जिसमें हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पढ़ते हैं, जर्मिनेशन पीरियड पढ़ते हैं, तो ये सारी जो स्टेज होती हैं इट कम्स अंडर प्रीनेटल स्टेज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विकास कहाँ से शुरू होता है, प्रसव पूर्व अवस्था यानी कि प्रीनेटल स्टेज से ही विकास चालू हो जाता है। बच्चा जो है वो माँ के गर्भ से ही विकसित होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली ए हेरेडिटरी रिलेटेड फैक्टर, इनमें से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। यहाँ पे आपसे हेरेडिटरी रिलेटेड फैक्टर पूछा है। हेरेडिटरी मतलब जहाँ पे जीन्स जो होते हैं वो पेरेंट्स टू कहाँ जाते हैं, ऑफस्प्रिंग, ठीक है, बच्चे में जाते हैं। एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप, अपने समकक्ष व्यक्ति के समूह के प्रति अभिवृत्ति। जो एटीट्यूड होता है ना, ये आप अर्जित करते हो। कैसे? लेट सपोज आपके घर में दो बच्चे हैं, एक जो है वो अपने ग्रुप के साथ बहुत पोलाइट रहता है, बहुत पॉजिटिव है, और एक बच्चा जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने ग्रुप के साथ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहता है, डोमिनेंट रहता है। तो ये क्या होता है, आपका एटीट्यूड है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हो, आपका नज़रिया क्या है उन लोगों के प्रति। तो हर इंसान का नज़रिया जो है वो अलग अलग होता है। यू डोंट गेट इट फ्रॉम द फैमिली। थिंकिंग पैटर्न जो होता है ये भी कभी भी हेरेडिटी पैटर्न नहीं होता। किसी भी चीज़ को सोचने का एक तरीका होता है। कई लोग चीज़ों को रटते हैं, कई लोग चीज़ों को समझते हैं, कई लोग बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। दिस इज कॉल्ड थिंकिंग पैटर्न। कलर ऑफ द आइज, बिल्कुल सही बात है, ये क्या होता है, हेरेडिटी फैक्टर होता है। आपके पेरेंट्स की अगर आइज ब्राउन है तो आपकी भी ब्राउन होंगी, अगर उनकी ब्लैक है तो आपकी भी ब्लैक होंगी। उनके कलर अगर डार्क है तो आपका कलर भी डार्क होगा। पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़, अगर आप सामाजिक गतिविधि में भागीदारिता देते हो, मतलब पार्टिसिपेट करते हो सोशल एक्टिविटीज़ में, तो इट ऑल्सो डिटरमाइंस बाय द एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट जो है, कई बच्चे जो होते हैं पेरेंट्स बहुत वोकल होते हैं, वो स्टेज ओरिएंटेशन बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कई बच्चे स्टेज पे खड़े भी नहीं हो पाते। तो ऐसा नहीं है कि वो हेरेडिटी टू ट्रांसफ़र होता है, ये आपका एनवायरनमेंट आपका चीज़ें डिसाइड करता है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये एनवायरनमेंट के थ्रू डिसाइड होती हैं, जबकि कलर ऑफ द आइज जो है वो हेरेडिटी फैक्टर होता है। Teachers are advised to involve their learners in group activities because besides facilitating learning, they also help in। जो टीचर्स है उनको ये सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें। सामूहिक गतिविधि मतलब कोलैबोरेटिव लर्निंग, जहाँ पे बच्चा जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ता है। बच्चे को आप प्रोजेक्ट वर्क दीजिए, बच्चे को आप जीडी में इन्वॉल्व कीजिए, यानी कि ग्रुप डिस्कशन। इसमें क्या होता है, बच्चा अपनी ओपिनियन रखता है, दूसरे को सपोर्ट करता है। इसमें सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये और किस चीज़ में सहायता करता है, यानी कि जो ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं बेसिकली वो बच्चे की लर्निंग के अलावा और किस चीज़ में सपोर्ट करती हैं, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं। बच्चा जो है जब एक दूसरे के साथ आगे बढ़ता है तो कभी भी वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी जो सोचने का नज़रिया है और सामने वाले के सोचने के नज़रिए में आपस में भिड़ंत होगी, ऐसा नहीं है। अग्रेशन, जब दो लोग आपस में मिलके काम करते हैं तो कभी भी अग्रेशन नहीं आता। एंजाइटी, ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को लेके एंजाइटी कॉज कर लेते हैं, कि चीज़ों को लेके कई बार होता है ना, हम कोई एग्ज़ाम पास आने वाला होता है तो हमारे अंदर एंजाइटी होती है कि पता नहीं रिजल्ट क्या होगा। सोशलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, ये क्या करता है, बच्चे के समाजीकरण में हेल्प करता है। जब आप बच्चे को कोई ग्रुप वर्क दोगे तो ग्रुप वर्क में क्या है, एक पूरी टीम होती है जिसकी वजह से बच्चे का समाजीकरण होता है। जब हम बच्चे को जीडी में इन्वॉल्व करते हैं ग्रुप डिस्कशन में तो भी बच्चे का समाजीकरण होता है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। A student is aggressive in his behavior towards his peer group and doesn't conform to the norms of the school. This student needs help in। एक बच्चा जो है वो अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार दर्शाता है। कोई बच्चा है वो अपने पीयर्स जो हैं या फिर अपना जो फ्रेंड सर्किल है या अपने क्लासमेट्स जो हैं उनके प्रति कैसा है, अग्रेसिव है, और विद्यालय के जो मानदंड हैं उनको वो नहीं मानता, और स्कूल की जो भी नॉर्म्स हैं, हर स्कूल की टर्म्स और कंडीशंस होती है, उनको वो फॉलो नहीं करता। इस बच्चे को किस चीज़ की सहायता की आवश्यकता है, कॉग्निटिव फील्ड में, साइकोमोटर डोमेन में, अफेक्टिव डोमेन में, और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में। पहली बात तो बच्चे को थिंकिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चा चीज़ों को नहीं सोच पा रहा है। कॉग्निटिव डोमेन, यहाँ बच्चे को कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ उसको हेल्प करनी है, कहाँ उसको इम्प्रूव करना है। साइकोमोटर डोमेन, बच्चा कोई गत्यात्मक एक्टिविटी तो कर नहीं रहा है कि खेल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है या कोई प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या होता है, भावात्मक क्षेत्र, जहाँ पे बच्चे को आपको
इमोशनली सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है। जो बच्चे अग्रेशन शो करते हैं ना, उनको क्लास से निकालने की बजाय या फिर डांटने की बजाय ये जानने की कोशिश कीजिए कि उस बच्चे के अंदर किसी भी चीज़ को लेके इतना अग्रेशन क्यों है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड भावात्मक क्षेत्र। जब हमें कोई इमोशनली सपोर्ट करता है, हम क्या करते हैं, ओपनली उसको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच ए चाइल्ड डिस्प्लेज ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये क्वेश्चन सीटेट कई बार पूछा है कि जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे की थ्योरी का क्या नाम है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, उनके किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। एक है सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 यानी कि संवेदी प्रेरक, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक ये होती है 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ये होती है 7 से 11, मूर्त संक्रियात्मक, और एक होता है फॉर्मल ऑपरेशनल ये होती है 11 से 15 और ये होती है 11 से 15। अब यहाँ पे पूछा है वस्तु स्थायित्व को कौन प्रदर्शित करेगा। वस्तु स्थायित्व होता है आपका संवेदी प्रेरक चरण में यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में, और इसमें भी अगर आपसे पूछा जाए तो जब बच्चा 1.5 से 2 साल का हो जाता है तब बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। दूसरा, इस स्टेज में बच्चा जो साइकोमोटर एक्टिविटीज होती हैं यानी कि बच्चे के जो स्थूलगामक कौशल और सूक्ष्मगामक कौशल होते हैं वो बहुत अच्छे से बच्चा इनको यूज करना सीखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट घर में है ये चीज बच्चे को आइडिया अब इस स्टेज में रहने लगता है। जैसे छोटा बच्चा होता है उसके टॉयज हम कई बार छुपा देते हैं, हम बोल देते हैं चिड़िया ले गई, कबूतर ले गया, या फिर कोई अंकल ले गए, लेकिन उस 1.5 से 2 साल के बच्चे को ये समझ आ जाती है कि कोई लेके नहीं गया है, ऑब्जेक्ट घर में ही है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में ईगोसेंट्रिसिज्म, नार्सिज्म और इरिवर्सिबिलिटी होती है। मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है, बच्चे के अंदर मूर्त संक्रियाओं को समझना आ जाता है, मतलब जो चीज बच्चे को सामने मूर्त रूप में दिख रही है उसको बच्चा समझना स्टार्ट कर देगा। औपचारिक संक्रियात्मक में क्या होता है, बच्चे के अंदर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन जजमेंट्स अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में जो निर्णय लिया जाता है उसमें शामिल चिंतन प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता और नैतिक तर्कना, मोरल रियलिज्म, मोरल डिलेमा, मोरालिटी कोऑपरेशन एंड मोरल रीजनिंग। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज मोरल रीजनिंग। कोलबर्ग की थ्योरी में पढ़ा चुकी हूँ और कोलबर्ग की थ्योरी में मैंने ये चीज बताई भी थी कि जो मोरल डेवलपमेंट है वो तो क्या है, इनकी थ्योरी का नाम है, लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा जो फोकस किया था वो किस पे किया था, नैतिक तर्कना पे, कि बच्चा सही और गलत जो है उसके बारे में किस तरीके से अपनी बात रखता है या फिर तर्क करता है। इन्होंने हिंज की थ्योरी बच्चों को सुनाई थी और अलग अलग ग्रुप बना के बच्चों से पूछा था। कई बच्चे जो हैं वो हिंज के सपोर्ट में थे और कई बच्चे जो है वो हिंज के अगेंस्ट थे। उनका कहना था कि हिंज ने जो चोरी करी है उसमें अब उनको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, और कई ने बोला कि अपनी वाइफ को बचाने के लिए उन्होंने जो दुकान में चोरी की थी वो बिल्कुल जस्टिफाइड था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको जेल हो जाती। लॉरेंस बर्गमैन ने 3 लेवल दिए थे, ठीक है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, और इसमें इन्होंने 6 स्तर बताए थे। हर स्टेज के, हर लेवल के अलग अलग स्टेजेस थी। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अ गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड, एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तक होती है वो किस चीज से बचती है, जेंडर बायसनेस, जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर इक्वेलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तक है वो हमेशा लैंगिक पूर्वाग्रह या जेंडर बायसनेस से बचेगी। एक अच्छी टेक्स्ट बुक कभी भी जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रमोट नहीं करती है। जो हमारे समाज में लड़का और लड़की को लेकर भेदभाव रहता है उस चीज को एक अच्छा सिलेबस जो है वो कभी भी कवर अप नहीं करेगा। जेंडर सेंसिटिविटी, जहाँ पे मेल और फीमेल को लेके बहुत सेंसिटिव लैंग्वेज यूज की जाती है, ऐसा नहीं कि आप डिस्क्रिमिनेटिंग वर्ड्स जो हैं उनको यूज कर रहे हैं। जेंडर इक्विटी, जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, दोनों को सेम तरीके से देखा जाता है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व जो होता है कि आप समाज में किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, समाज में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको कैसे मेंटेन करते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट्स विल रियलाइज देयर पोटेंशियल व्हेन, जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है वो अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब दे आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स,
अगर आपने बच्चों को कभी भी सेग्रीगेट किया या फिर उनको अलग बच्चों से अलग किया जाए तो ये आंसर जो होता है, ये ऑप्शन हमेशा सीटेट में गलत होता है। आप बच्चों को ना तो नोमेनक्लेचर कर सकते हो कि आप ग्रेडिंग कर दो बच्चों की, ये इंटेलिजेंट क्लास है, ये मॉडरेट है, ये बिलो द एवरेज है, ये नहीं करना है। ना ही हमें बच्चों को आइडेंटिफाई करना है कि ये अच्छा है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये क्रिएटिव है, और ना ही बच्चों को सेग्रीगेट करना है। ना तो आइसोलेट कीजिए, ना उनका नोमेनक्लेचर कीजिए, ना ही उनको क्या कीजिए, सेग्रीगेट कीजिए। दे अटेंड प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, नहीं, ऐसा नहीं है कि आप उनको निजी कक्षाओं में पढ़ाएंगे। दे आर टेस्टेड फ्रिक्वेंटली, ऐसा भी नहीं है कि आप उनका बार बार टेस्ट लेंगे। दे लर्न विद अदर स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है कि जो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव जो एजुकेशन है, वो कहती है कि आप सारे बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म पर एक जैसी एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, तो वो अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू ए स्कूल एजुकेशन सिस्टम दैट, जो समावेशी शिक्षा है वो उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जिसमें सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल किया जाए। इंक्लूड्स चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, ये बात सही है कि इसमें जो निर्योग्य बच्चे होते हैं या जिनके अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है या कोई भी डिसेबिलिटी है, उनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। लेकिन एक ऐसा स्कूल जहां पे उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भाषिक या फिर अन्य विभिन्न योग्यता स्थिति को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल किया जाए। इसकी बजाय ये ज़्यादा इलेबोरेटिव आंसर है जिसमें हम क्या करते हैं, सारे ही बच्चों को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो फिजिकली अलग हों, चाहे वो इंटेलेक्चुअल अलग हों। फिजिकली डिफरेंट मतलब किसी में विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है, किसी में हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है, कोई बोल नहीं सकता है। इंटेलेक्चुअल हो सकता है कोई बहुत क्रिएटिव हो, कोई नॉर्मल हो, कोई बिलो द एवरेज हो, कोई एवरेज हो। सोशल, कई बच्चे होते हैं जो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, कई बच्चे बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं। लिंग्विस्टिक, किसी की लैंग्वेज अलग हो सकती है, कोई तमिलियन हो सकता है, कोई तेलुगु बोल सकता है, कोई हिंदी स्पीकिंग है, कोई इंग्लिश स्पीकिंग है, और कोई भी अगर डिफरेंटली एबल्ड कंडीशन है। इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए आप सारे बच्चों को एक जैसी एजुकेशन दीजिए। एनकरेज एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद सोशल नीड्स थ्रू एक्सक्लूसिव टूल्स, नहीं, हमें एक ऐसी एजुकेशन को प्रमोट नहीं करना है जो विशिष्ट विद्यालय के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। मान लीजिए किसी बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, उसको सुनाई नहीं देता, तो ऐसा नहीं है कि आप उस बच्चे को आइसोलेट करके एक ऐसे स्कूल में भेज देंगे जहाँ पे ऐसे बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है, नहीं। एम्फेसाइज द नीड टू प्रमोट एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड ओनली, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना नहीं। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफिकल्टीज इन, जो डिसलेक्सिया होता है वो मुख्य रूप से किस बीमारी से संबंधित है। डिसलेक्सिया जो है ना वो आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। ये क्या होती है, आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी, बोलने से संबंधित है, बोलने और सुनने से और पढ़ने से। जो डिसलेक्सिया होता है वो कैसा होता है, रीडिंग डिसऑर्डर। इसमें बच्चे के जो फोनेटिक्स होते हैं ना वो क्लियर नहीं होते, ना तो बच्चा प्रॉपर तरीके से पढ़ पाता है और ना ही बच्चा प्रॉपर तरीके से लिख पाता है। एक होता है डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित होता है। एक होता है डिस्कैल्कुलिया, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है। एक होता है डिस्फेजिया और अफेजिया, इसमें भाषा संबंधी विकार बच्चे के अंदर होता है। द मेजर फ्रस्ट्रेशन दैट चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस फेस इन द क्लासरूम, किसी बच्चे को मान लीजिए सुनाई नहीं देता, उसको क्या है, हियरिंग लॉस है, तो उससे ग्रसित जो बच्चा है वो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन को कब फेस करेगा, द इनएबिलिटी टू रीड द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक। अगर मान लीजिए उसे कोई पाठ्य पुस्तक है जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, तब द इनएबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड गेम, खेलकूद में भागीदारिता दिखाने में अक्षम। द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट और शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर्स, दूसरे के साथ संप्रेषण करना और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। बिल्कुल सही बात है, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता ना उनको सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब वो दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। क्यों, जब वो सामने वाले जो भी मैसेजर है, जो भी सेंडर है, उसने मैसेज दिया, आप रिसीवर है, लेकिन आपको क्या है, हियरिंग लॉस है, तो हियरिंग लॉस में क्या होगा, जो सेंडर है उसके मैसेज को आप सुन ही नहीं सकते और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, और सूचनाओं को बांटने में जब वो अक्षम हो जाता है देन फ्रस्ट्रेशन जो है उस बच्चे के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, ये यहाँ पे गलत है। करेक्ट क्या होगा, द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट और शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर।
बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन कब आएगी? जब वो दूसरे के साथ ना तो कम्युनिकेट कर पा रहा है और ना ही अपनी बात दूसरे को समझा पा रहा है। द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन, व्यवहार का जो करना पक्ष होता है वो किस में आता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या आएगा? कॉग्निटिव डोमेन में आपके ज्ञान से रिलेटेड चीज आती है, आपकी लर्निंग से रिलेटेड चीज आती है। इफेक्टिव डोमेन में क्या आता है? इसमें आपके इमोशंस आते हैं, जो लव का इमोशन होता है, एंगर का इमोशन होता है, फियर का इमोशन होता है। कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग, बिल्कुल सही बात है, ये होता है सीखने का क्रियात्मक या फिर गतिक क्षेत्र, जिसमें लर्निंग बाय डूइंग जो है उसको प्रमोट हम करते हैं। आप कोई भी चीज अगर सीख रहे हो तो वो आप कैसे सीखोगे? करके। साइकोलॉजिकल डोमेन ऑफ लर्निंग, नहीं, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र जो है वो इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ क्या है? सीखने का गतिक क्षेत्र। A student works hard to clear an entrance test for admission into a medical college. The student is said to be motivated. एक बच्चा मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। वो किस में पास होना चाह रहा है? एंट्रेंस एग्जाम में। यह बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, बाह्य रूप से वैयक्तिक और अनुभविक। इसमें एक्सपीरियंस तो बच्चे का कोई है नहीं, बच्चा इंडिविजुअली मोटिवेटेड तो होगा ही, लेकिन बच्चा यहाँ पे इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है। वो एग्जाम सिर्फ इसलिए क्रैक करना चाह रहा है जिससे वो उसमें पास हो सके, तो वो उसका आंतरिक अभिप्रेरणा है। एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड कब होता? जब उसके पेरेंट्स ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले ले और इस एग्जाम को पास कर ले तो उसको एक बाइक मिलेगी या उसको एप्रिसिएशन मिलेगा। वो होता है बाह्य रूप से अभिप्रेरित। A teacher engages her learners in a number of group activities such as group discussion, group project, role play. The learning dimension it highlights is, एक शिक्षिका जो है वो अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधि में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, किसी भी टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन करना, ग्रुप प्रोजेक्ट, दो दो तीन तीन के ग्रुप बना के कोई प्रोजेक्ट वर्क देना, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, कि मान लीजिए आप इसका रोल प्ले करेंगे, आप इसका रोल प्ले करेंगे, चाहे महाभारत हो चाहे रामायण हो। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम और मनोरंजन के द्वारा अधिगम। जब भी हम ग्रुप प्रोजेक्ट की बात करें, ग्रुप डिस्कशन की बात करें, रोल प्ले की बात करें, तो ये क्या करता है? बच्चे के सोशलाइजेशन जो है उसको प्रमोट करता है, यानी कि बच्चे का जो समाजीकरण है उसमें ये मदद करता है। लैंग्वेज गाइडेड लर्निंग, इसमें लैंग्वेज को लेके कोई भी गाइडेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि बच्चा मल्टीलिंगुअल हो रहा है। कंपटीशन बेस्ड लर्निंग, इसमें बच्चे को हम किसी भी कंपटीशन में नहीं उतार रहे हैं। नेक्स्ट इज लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है, हम बच्चे का ये सब करके सोशलाइजेशन करते हैं। सोशलाइजेशन इज ए सोशल एक्टिविटी, और सोशल एक्टिविटी के रूप में जब बच्चा लर्निंग करता है उसे ही हम बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। लर्निंग थ्रू रिक्रिएशन, नहीं, हम यहाँ पे कोई भी मनोरंजन नहीं कर रहे, सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, जो सृजनात्मकता होती है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मॉडलिंग एंड इमिटेशन। मॉडलिंग जो होती है ना, ये अल्बर्ट बांडूरा ने थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने समझाया था कि हम किसी को एज ए मॉडल हम फॉलो करते हैं। इमिटेशन होता है जब आप मॉडलिंग थ्योरी पढ़ेंगे उसी में ही हम क्या करते हैं? सामने वाले को इमिटेट करते हैं, हम उसका अनुकरण करने लग जाते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड होती है। आपका जो बुद्धि है वो कई बार क्या होती है? कन्वर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है जिसमें हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस को देखते हैं, जहाँ पे बच्चा अपनी क्रिएटिविटी को एक फ्रीली वे में एक्सप्रेस कर पाता है, और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है उसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आते हैं। क्रिएटिविटी इज ऑलवेज रिलेटेड विद डाइवर्जेंट थिंकिंग, सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। A teacher always helps her learners think their knowledge they have derived in one subject area with the knowledge from other subject areas. This helps to promote. एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वो एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरा विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे किस चीज को बढ़ावा मिलता है? इंडिविजुअल डिफरेंस, शिक्षार्थी स्वायत्ता, पुनर्वलन, ज्ञान का सहसंबंध और अंतरण। इंडिविजुअल डिफरेंस होता है जहाँ पे दो इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज जो हैं उनके बीच में डिफरेंस होगा, चाहे वो कॉग्निटिव डोमेन में हो चाहे वो इमोशनल डोमेन में हो। लर्नर ऑटोनॉमी होती है जहाँ पे बच्चा जो है उसको आप बिल्कुल फ्री छोड़ देते हो। रीइंफोर्समेंट होता है जिस पे BF स्किनर ने काम किया था कि किसी भी अगर डिज़ायर चीज़ है, बच्चे के अंदर कोई डिज़ायर चीज़ है, उसको अगर आपको प्रमोट करना है तो बच्चे को पुनर्वलन दीजिए।
कोरिलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए ये साइंस का सब्जेक्ट है, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें आपने फिजिक्स पढ़ी। ये जो फिजिक्स है इसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, इनको अगर हम मैथ से रिलेट कर दें तो ये क्या है, सह संबंध बना। ठीक है, ज्ञान का क्या हुआ, सह संबंध है, यानी कि कोरिलेशन है। दूसरा, यहाँ की नॉलेज को हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, मैथ की कैलकुलेशंस को सॉल्व करने में। तो ये क्या हो जाएगा, ज्ञान का सह संबंध और अंतरण। ठीक है, नेक्स्ट इज टीचर शुड स्टडी द एरर ऑफ देयर स्टूडेंट एज दे ऑफन इंडिकेट द। टीचर जो है उसको अपने विद्यार्थी की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्राय किस ओर संकेत करती हैं। एक्सटेंट ऑफ देयर नॉलेज, रिमीडियल स्ट्रेटेजीज नीडेड, पाथवेज फॉर एबिलिटी ग्रुपिंग, नीड फॉर डिफरेंशिएटेड करिकुलम। पहली बात तो मान लीजिए अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा है, कोई त्रुटि कर रहा है या कोई गलती कर रहा है, तो उस केस में आप बच्चे को डांटिए मत, बल्कि उस चीज़ में आप बच्चे को मोटिवेट कीजिए। क्यों, क्योंकि लर्निंग जो होती है ना, दिस इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ लर्निंग। जो त्रुटियां होती हैं वो हमेशा अधिगम का एक हिस्सा होती हैं। अगर बच्चा गलती कर रहा है मतलब बच्चा चीज़ों को लर्न करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि वो प्राय उनके ज्ञान की सीमा जो है उसकी ओर संकेत करती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर त्रुटि कर रहा है तो उनकी नॉलेज जो है वो लिमिटेड है, ये चीज़ नहीं होती। उपचारात्मक आवश्यक उपचारात्मक युक्ति, बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चा गलती करेगा तो हम क्या करेंगे, फिर वहाँ बच्चे को रेमेडी देंगे, बच्चे का उपचार करेंगे कि कहाँ उसने गलती की है उसको बताएंगे। पाथवेज फॉर एबिलिटी ग्रुपिंग, ऐसा तो है नहीं कि अब यहाँ पे आप बच्चों को सेग्रीगेट कर दोगे कि उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ग्रुप बना दोगे, ये गलत है। नीड फॉर डिफरेंशिएटेड करिकुलम, ऐसा भी नहीं है कि अलग अलग पाठ्यचर्या की आवश्यकता हमें महसूस होगी, बल्कि त्रुटि अगर होती है तो हम बच्चे को जो नीडेड रेमेडियल स्ट्रेटजीज हैं उनके थ्रू हम बच्चे को पढ़ाते हैं। When previous learning makes no difference at all to the learning in a new situation, this is called। जब पूर्व का अधिगम नई स्थिति के सीखने को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता तो ये क्या कहलाता है। हम जब अधिगम स्थानांतरण पढ़ते हैं ना, लर्निंग ट्रांसफर, तो उसमें हम 4 टाइप के लर्निंग ट्रांसफर को पढ़ते हैं। ठीक है, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण और एब्सोल्यूट ट्रांसफर। जीरो ट्रांसफरेशन क्या होता है, मान लीजिए आपके संस्कृत का ज्ञान जो है, क्या वो आपके एसएसटी के ज्ञान को अफेक्ट करेगा, नहीं, यहाँ पे जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स पढ़ते पढ़ते हमारी जो कैलकुलेशंस है वो हमें मैथ की कैलकुलेशंस को सॉल्व करने में हेल्प करती है, इसे हम बोलते हैं सकारात्मक ट्रांसफरेशन। नकारात्मक ट्रांसफरेशन होता है कि मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ जो है वो उर्दू में पढ़ी है, अब अगर आपको वो हिंदी में पढ़ने को दी जाए, ठीक है, तो मे बी यू कैन फेस सम प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या है कि जब पूर्व का अधिगम मतलब आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो नई स्थिति के सीखने को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रही है, ना तो वो पॉजिटिव वे में कर रही है ना ही नेगेटिव वे में, तो वो होता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, यानी कि जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। Next is according to Piaget's cognitive theory of learning, the process by which the cognitive structure is modified is called। पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसके अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा कि जो संज्ञानात्मक संरचना है उसको हमने क्या किया है, संशोधित कर दिया। According to Piaget's cognitive theory of learning, the process by which the cognitive structure is मॉडिफाइड, जहाँ पे भी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मॉडिफाई हुई है वहाँ क्या होगा, एकोमोडेशन। जो एकोमोडेशन होता है ना उसमें जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसको हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं और उसमें न्यू नॉलेज जो है उसको ऐड किया जाता है। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा इज जस्ट ए बंडल ऑफ मेमोरीज जिनको हम ऑर्गेनाइज तरीके से जरूरत पड़ने पे यूज करते हैं। एसिमुलेशन क्या होता है, जहाँ पे आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसको बिना मॉडिफाई किए यानी कि उसको बिना संशोधित किए हम नई नॉलेज जो है वो उसमें ऐड करते हैं, ये होता है आपका एसिमुलेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज 27। अकॉर्डिंग टू थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन अ टीचर कैन एनहेंस लर्निंग बाई। अभिप्रेरणा जो है उस पर सबसे ज़्यादा काम किया था मैकडूगल ने। ठीक है,
मैक्टो अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक टीचर के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। मतलब कोई भी जो टीचर है वो सीखने को कैसे और संबंधित कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। विद्यार्थी से किसी भी प्रकार की अपेक्षा ना रखे, इसमें बच्चा क्या होगा, डिमोरलाइज हो जाएगा। इफ यू आर नॉट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द चाइल्ड देन ही विल बी लॉस्ट। सेटिंग एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट, बच्चे के कैलिबर के हिसाब से बच्चे से उम्मीद रखिए। जो बच्चे का कैलिबर है, बच्चा जितना लाइफ में अचीव कर सकता है, सिर्फ हमें उतनी ही एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है कि आप बच्चे से कैसी अपेक्षाएं रखिए, वास्तविक, ना तो बहुत ज्यादा उम्मीद रखिए, ना ही ना के बराबर उम्मीद रखिए। सेटिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाओं को एक रूप स्तर रखने पर नहीं। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, कि आप बच्चों से कैसी उम्मीद रखिए, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि बच्चा जो कर सकता है सिर्फ उतनी ही उम्मीद बच्चे से की जाए। अ टीचर यूजेज ऑडियो विजुअल एड एंड फिजिकल एक्टिविटीज इन हर टीचिंग, एक शिक्षिका जो है वो अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का यूज करती है। ऐसा वो क्यों करती है, इट प्रोवाइड्स ए डाइवर्जन टू लर्नर, ये बच्चों को वैविध्य उपलब्ध कराती है। यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू एनहेंस लर्निंग, अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करके सीखने को संवर्धित करती है। प्रोवाइड रिलीफ टू द टीचर, शिक्षक को आराम मिलता है। फैसिलिटेट इफेक्टिव असेसमेंट, पहली बात तो यहाँ पे कोई आकलन नहीं हो रहा है, यहाँ बात किसकी हो रही है कि बच्चे की जो लर्निंग है उसमें वो विजुअल एड्स को यूज करती हैं और फिजिकल एक्टिविटी, तो आकलन को तो सुगम बना नहीं रहे हैं। टीचर को आराम मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध होते हैं, ये बात सही है कि बच्चे को आप डाइवर्सिफाइड तरीके से पढ़ाते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा ऑप्शन नंबर 2। जब बच्चे को आप ऑडियो विजुअल सामग्री दोगे ना, तो बच्चा देखने वाले सेंसेस और सुनने वाले सेंसेस दोनों काम करेंगे। फिजिकल एक्टिविटीज़ अगर हम करवाते हैं, जैसे हम टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, उसमें बच्चा क्या करता है, गेम में चीज़ों को सीखना सीख जाता है, तो उसमें इंद्रियों का यूज़ मैक्सिमम होता है और आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से होती है। मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ कार्टून वे में समझाई जाए, कोई भी चाहे सौर मंडल है, ठीक है, अगर मैं सोलर जो है उसको आपको एक कार्टून उसमें समझाऊं, तो आपका ये जो ज्ञान होगा ना, दिस वुड बी ए लॉन्ग लास्टिंग, आप उसको चेंज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज़ देखी और सुनी है। दूसरा, अगर आप कोई चीज़ खुद के हाथ से करके देखते हो तो वो ज्ञान लॉन्ग लास्टिंग होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम अपने सेंसेस जो हैं उनको मल्टीपल वे में यूज करते हैं। When a teacher involves a visually challenged learner in group activities with the other learner of the class, she is, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थी के साथ ग्रुप एक्टिविटी में शामिल करती है तो वह क्या कर रही है, हेल्पिंग ऑल द लर्नर्स टू डेवलप सिंपैथी टुवर्ड्स द विजुअली चैलेंज लर्नर। बच्चों को एम्पैथी रखना सिखाना चाहिए, ना कि सिंपैथी। सिंपैथी अगर आप बच्चे को सिखा रहे हो तो बच्चे के अंदर हीन भावना आती है। लाइकली टू इंक्रीज द स्ट्रेस ऑन द विजुअली चैलेंज लर्नर, दृष्टिबाधित विद्यार्थी पर तनाव बढ़ा रही है, नहीं। अगर बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है और अगर हम उसको क्लास में शामिल करते हैं तो उसमें कोई तनाव नहीं बढ़ रहा है बच्चे पे। क्रिएटिंग बैरियर्स टू लर्निंग फॉर द क्लास, अगर एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा क्लास में ऐड होगा तो ऐसे नहीं है कि वह बाधा उत्पन्न हो जाएगी। एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है, जो समावेशी शिक्षा है उसकी भावना के अनुसार वो शिक्षिका काम कर रही है। समावेशी शिक्षा क्या बोलती है कि बच्चे की जो भी डिसेबिलिटी है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, चाहे वो भावात्मक हो, उसको एक साइड करके सारे बच्चों को आप एक जैसी एजुकेशन दीजिए। साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन, विज्ञान और कला जो प्रदर्शनी है, म्यूजिक एंड डांस शोज, संगीत और नृत्य प्रस्तुति, ब्रिंगिंग आउट स्कूल मैगजीन्स, विद्यालय पत्रिका निकालना, ये क्यों की जाती हैं, किस पर्पज से होती हैं। एस्टैब्लिश ए नेम फॉर द स्कूल, विद्यालय का नाम रोशन करना, इससे विद्यालय का नाम रोशन हो जाएगा। सेटिस्फाई द पेरेंट्स, पेरेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। प्रोवाइड ए क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर्स, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। क्योंकि बच्चा क्या करेगा, जब साइंस और आर्ट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेगा तो वो क्रिएटिव तरीके से सोचेगा। कई बच्चे पोल्यूशन जो है उस पर कुछ बना के लाते हैं प्रोजेक्ट, कई बच्चे कुछ बना के लाते हैं। बच्चा जब डांस करेगा तो क्रिएटिवली सोचेगा, बच्चा जब संगीत बजाएगा तो क्रिएटिवली सोचेगा।
विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, इसमें कौन सा आप प्रोफेशन है जिसको फॉलो कर रहे हैं? तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, कि एक क्रिएटिव चैनल होता है लर्नर्स के लिए। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो क्वेश्चन पेपर है मैं जहाँ से डाउनलोड की हुई सीटेट की साइट पे नहीं था, तो जहाँ से भी डाउनलोड किया है इसमें 4 क्वेश्चंस हैं जो नहीं है। अब वो 4 क्वेश्चन कौन कौन से आए थे वो आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था इन्होंने, जो 4 क्वेश्चंस रह गए कि जो हार्वर्ड गार्डनर हैं उनकी थ्योरी में से आया था कि जब हम एनिमल्स, मिनरल्स और प्लांट्स इनको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। मतलब इनको जब आप अलग अलग कैटेगराइज करते हो, जानवर, पौधे और मिनरल्स को, तो ये कौन से इंटेलिजेंस में आता है? नेचुरल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, स्पेटियल इंटेलिजेंस और लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो ऑब्वियसली ये किस में आएगा? नेचुरल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेचुरल इंटेलिजेंस में ही हम जानवर, पौधे और मिनरल्स को कैटेगराइज करते हैं। अगर आपसे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पूछे तो उसमें पॉइंट आते हैं। ठीक है, जितना इफेक्टिव वे में आप अपनी लैंग्वेज को यूज करते हो। लॉजिको मैथमेटिकल, जिसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस आती हैं। ये एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल है, मैक्सिमम पीपल क्या है? एवरेज हैं। कुछ हैं जो बहुत ब्राइट हैं और कुछ हैं जो बहुत डल हैं। तो आप इसको कौन सा प्रिंसिपल में काउंट करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एंड सेक्स डिफरेंस, इंटेलिजेंस एंड रेशियल डिफरेंस। इंटेलिजेंस एंड रेशियल डिफरेंस होता है जहां पे आप कलर के बेसिस पे बच्चों को डिवाइड करते हो, तो ये तो यहाँ पे हो नहीं रहा है। सेक्स डिफरेंस, यहाँ कोई जेंडर की बात नहीं हुई है। ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की कोई ग्रोथ तो यहाँ हो नहीं रही है, बल्कि ये क्या होता है? इंटेलिजेंस का डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस होता है उसमें हम बच्चों को कैटेगराइज करते हैं। कैसे करेंगे? ये एवरेज है, ये बिलो द एवरेज है, ये अबव एवरेज है, ये इंटेलिजेंट है और ये क्रिएटिव है। एक क्वेश्चन पूछा था कि जो थिंकिंग होती है, थिंकिंग क्या है? थिंकिंग एक कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है। याद रखिएगा, थिंकिंग क्या होती है? एक संज्ञानात्मक क्षमता होती है। संज्ञानात्मक कैसे होती है? जब आप चीज़ों को लेकर सोचते हो, चीज़ों को लेकर अपने दिमाग में एक चीज़ें बनाते हो, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव एक्टिविटी। अफेक्टिव बिहेवियर आपका भावात्मक व्यवहार होता है। साइकोलॉजिकल फिनोमेना, जिसमें हम मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं। एक क्वेश्चन था जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होता है, यानी कि जहाँ पे बच्चे को आप सेंटर में रखते हो तो बच्चा कैसे सीखता है? सिर्फ टीचर से सीखेगा, इंडिविजुअल तरीके से सीखेगा, ग्रुप्स में सीखेगा? जब बच्चे को आप सेंटर में रखते हो ना, जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होता है, उसमें बच्चा इंडिविजुअल तरीके से भी सीखता है, ठीक है, अकेला भी सीखेगा और ग्रुप में रहकर भी सीखता है। तो ये याद रखिएगा कि जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है उसमें बच्चा ग्रुप्स में और इंडिविजुअल दोनों तरीके से सीखता है। एक क्वेश्चन और था कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है उसमें ओल्डर और जो मोर प्रोफिशिएंट स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो पुराने बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? यंग वंस की हेल्प करते हैं, यानी कि जो नए बच्चे आते हैं उनकी हेल्प करते हैं। एंड लेसर स्किल्ड स्टूडेंट्स, और उन स्टूडेंट्स की जिनके अंदर स्किल्स कम है। तो ये क्या होता है? इट्स कॉल्ड हायर अचीवमेंट एंड सेल्फ स्टीम। जब मान लीजिए कोई मोर नॉलेजेबल इंसान है, वो लेस नॉलेजेबल इंसान की हेल्प करता है, ये क्या है? मोर नॉलेजेबल। ये क्या है? लेस नॉलेजेबल। तो उसमें क्या है? आपका ये हायर अचीवमेंट होता है। ठीक है। दूसरा, इसमें सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम मतलब कि आप अपनी विल से क्या कर रहे हैं? कम नॉलेज वाले बच्चे को समझा रहे हैं। ठीक है। सो आई जस्ट होप कि यहाँ पे अब आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।